प्रीवियस पेपर के बारे में। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं शिफ्ट 2 के 11 जनवरी 2025 के पेपर की। हमने पिछले वीडियो में 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ये उसके आगे का वीडियो है जहाँ हम 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं, बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे 11वां क्वेश्चन है। देयर आर ए टू टाइप्स, एक मिनट, देयर आर ए टू टाइप्स ऑफ बारकोड, यानी बारकोड के जहाँ पे 2 टाइप्स दे रखे हैं, तो कौन कौन से बारकोड टाइप्स हैं। तो ये समझने से पहले यहाँ पे हम एक बार हिंदी में लिखते हैं बारकोड 2 प्रकार कौन कौन से हैं। तो आपको मैंने कल ही बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप उसे इंग्लिश में जरूर देखें। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दिखाई दे रहा है सबसे पहले सिमेट्रिक और असिमेट्रिक, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, लीनियर और 2 डायमेंशन, और एनालॉग एंड डिजिटल। तो यहाँ पे आंसर तो हमें दिखाई दे रहा है लीनियर और 2 डायमेंशन, बट हमें पहले पता हो बारकोड होता क्या है। तो बारकोड क्या होता है, डेटा को स्पष्ट एक विशिष्ट रूप से कोड में रखा जाता है, जिसे हम बारकोड बोलते हैं। बारकोड किस तरह से होते हैं, एक होता है बारकोड इस तरह से, जो आपने किसी प्रोडक्ट पे या सामान पे, हम मॉल्स पे जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है, या किसी सामान के ऊपर देखेंगे तो इससे लाइनें खींची होती हैं। ये एक्चुअल में लाइनें एक तरह के डेटा को बताते हैं, और ये बारकोड में भी नंबर होते हैं जो कई सारे मानकों को पालन करते हैं। ठीक है, 128 से किसी किसी में 137 से। यूनिवर्सली इनको मान्यता प्राप्त है, वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड अलग हैं, और लोकल भी कुछ बारकोड अवेलेबल होते हैं। वैसे तो 100 से ज़्यादा बारकोड अवेलेबल है, मतलब टाइप्स के बारे में बात करें तो बेसिकली यहाँ पे 2 टाइप्स के बारकोड की बात की गई है। एक बात की गई है 1D बारकोड, और एक है 2D बारकोड, 1 डायमेंशन क्यूआर कोड और 2D क्यूआर कोड। ठीक है, तो 1 डायमेंशन कौन सा होता है, इसमें बस सिंगल लाइनें होती हैं। और 2D कैसा होता है, ये भी आपने देखा होगा। 2D कुछ इस तरह होता है, इस तरह का बॉक्स जैसा, और इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे लिखा होता है। तो इस तरह के बारकोड को हम क्या बोलते हैं, 2D बारकोड। ये आपने बहुत जगह देखा होगा। जब हम इस बारकोड को स्कैन कर रहे हैं तो पर्टिकुलर वो डेटा हमें दिखाई देता है जो उसके साथ लिंक किया गया है। ठीक है, आप खुद का क्यूआर कोड भी बना सकते हैं। आप वेबसाइट पे अगर जाएंगे, जैसे आपका यूट्यूब चैनल या फिर आपकी कोई वेबसाइट है, तो आप उस पर क्रिएट लिखेंगे गूगल पे, क्रिएट बारकोड, तो बस अपनी वेबसाइट का आप यूआरएल एंटर करो, वो आपके लिए एक फ्री में बारकोड बना के दे देगा। आप उसको अपने आसपास कहीं पे भी चिपका सकते हैं। जब भी कोई उसे स्कैन करेगा ये वेबसाइट खुल जाएगी, क्योंकि ये जो वेबसाइट है इसके डेटा बारकोड के रूप में यहाँ दिया गया है। तो बारकोड हमारे पास इस तरह होते हैं, 2 टाइप के। एक कौन सा होता है 1D, यानी इसमें इस तरह से लाइनें खींची होती है कोड में, और एक होता है हमारे पास 2D, जिसमें इस तरह से बना होते हैं बॉक्स, और स्क्वायर के अंदर डेटा फीड होता है। जैसे हमारा फोन पे का क्यूआर कोड होता है, इस तरह से हम एग्जाम्पल बोल सकते हो, क्यूआर कोड का एग्जाम्पल। तो ये आपको क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग लेजर यूज बाय ब्लू रे डिस्क टू रीड एंड राइट डेटा। तो देखो वैसे तो बहुत ईजी है, साफ साफ लिखा है ब्लू रे डिस्क। तो ब्लू रे में कौन सी लेजर का यूज किया जाएगा, ब्लू वायलेट का, यानी कि नीला और बैंगनी। अगर मान लो आपसे पूछा था डीवीडी के लिए कौन सा किया जाता है, तो हम आंसर करेंगे रेड का। तो डीवीडी का डेटा अगर हमें पढ़ना है तो हम रेड लाइट का यूज करते हैं, मतलब रेड लेजर लाइट का यूज करते हैं। और ब्लू लाइट इसके लिए हम किसका करते हैं, ब्लू वायलेट का। इसको तो बस याद ही करना है, ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर यूज, मतलब किस जनरेशन कंप्यूटर में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। पहली पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी या पांचवी पीढ़ी। तो आंसर तो आपको दिख रहा है पांचवी पीढ़ी। तो पहली में क्या किया गया था, तो पहली में हम सभी को पता है बैकिंग टी का यूज किया गया था। थर्ड जनरेशन में क्या यूज किया गया था, IC का। ठीक है, फोर्थ में किसका यूज किया था, माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है, और फिफ्थ में क्या यूज किया था, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और AI भी इसी में इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर AI से क्वेश्चन आए तब भी हम यही आंसर करेंगे। और यहाँ पे सेकंड मेंशन नहीं, तो सेकंड में क्या यूज किया गया था, ट्रांजिस्टर। तो अगली बार एग्जाम में आए तो आप इनसे याद रखें। और सन तो आपको याद है ही, लगभग 1940 से। किसी किसी बुक में 1941 मिलेगा, किसी में 43 मिलेगा। आप 40 से इसको याद रख सकते हैं। और हर जनरेशन में कितने साल का गैप था, 10 से 12 साल का। ठीक है, तो 40 अगर ये है तो अगला कितना होगा, 1951 होगा, 1952 होगा। और थर्ड जनरेशन कब होगी, 1963 या 1964। और फोर्थ जनरेशन कब होगी, 1974 या 1975। और फिफ्थ जनरेशन कौन सी होगी, 1980 से वर्तमान तक, या 1985 से वर्तमान तक। यानी हर जनरेशन में लगभग कितने सालों का अंतर है, 8, 9, 10, 12 सालों का अंतर है। आप बस 8, 10, जैसे आपने अगर मान लो इसे बोल दिया 1943 में आपकी, 42 में फर्स्ट जनरेशन थी, तो इससे 10 साल प्लस कर दो, तो 1952 आपकी क्या बन जाएगी, सेकंड जनरेशन। ठीक है, बस 8-10 सालों का गैप रखना। आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, 2-4 साल कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि कभी भी कोई जनरेशन जब आती है तो एक निश्चित डेट पे खत्म नहीं होती और निश्चित डेट पे स्टार्ट नहीं होती। जैसे कि हम बात करें टेलीफोन जो है, मैं आपसे पूछूं टेलीफोन कब खत्म हुए थे, तो आपको इस डेट नहीं बोल सकते, क्योंकि ये पूरी दुनिया में फैले हुए टेलीफोन है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है। तो इस रिप्लेसमेंट को करीब 2-3 साल लग जाते हैं।
तो इसलिए हम बोल सकते हैं ऐसा कि 2-3 साल के अंतर में हम इनको बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन सा बेसिस प्रोग्राम एक एकीकृत समूह है जिसका उपयोग कंप्यूटर सभी संसाधनों और प्रश्नों प्रोग्रामिंग करने के लिए किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटीग्रेटेड सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम यूज्ड टू मैनेज ओवरऑल रिसोर्स सेट एंड ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को पूरी तरीके से मैनेज कौन करता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे पास जो क्या करते हैं, किसी विशेष काम के लिए बनाए जाते हैं, और सॉफ्टवेयर दो टाइप्स के होते हैं, हमने बात की थी, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो किस लिए बनाया गया है? सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए। और यहाँ पे ये पूछा गया है बेसिस प्रोग्राम का एकीकृत समूह है, क्योंकि यहाँ पे लाइन ऑफ कोड मिलके एक सेट बनाते हैं, और जिसका उपयोग किस लिए करते हैं? कंप्यूटर में सभी संसाधनों और प्रसारण को प्रबंधित करने के लिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर तो केवल उसको सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल होता है वो किस पे इंस्टॉल होता है? हार्डवेयर पे। मेमोरी स्टोरेज के लिए होता है, और अरिथमेटिक लॉजिक हम जानते हैं ये सीपीयू का एक भाग होता है। इसका काम ऐसा नहीं है, यानी तीनों तरह से इसका आंसर नहीं होने वाले, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यूज्ड इन एलसीडी फ्लैट पैनल? ये आपको याद रखना पड़ेगा। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और एक होता है लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी और एलसीडी। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में हम किसका यूज करते हैं? यहाँ पे नेमेटिक का यूज करते हैं। ठीक है, इसको याद ही रखना पड़ेगा, इसका कुछ ऐसा समझने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, which of the following is a type of network where in any one computer can act as either a client or a server at any instance? इंस्टांस का मतलब होता है पर्टिकुलर मोमेंट पे, यानी कि एक समय पर वो क्या बन रहा है? क्लाइंट, और एक समय वो क्या बन रहा है? सर्वर। तो सर्वर क्लाइंट तो आप सभी जानते हैं, आपका मोबाइल जो है या आपका घर का कंप्यूटर जो एक तरह से क्लाइंट की तरह वर्क करेगा, और आप जिस डेटा को जहाँ से लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सर्वर। जैसे मान लो आप यूट्यूब को देख रहे हैं, तो यूट्यूब का पूरा डेटा का रखा है सर्वर पे। ठीक है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कोई एक ऐसा कंप्यूटर है जो एक टाइम पे सर्वर ही मतलब डेटा दे भी रहा है और एक टाइम पे डेटा ले ही रहा है। तो इस तरह के नेटवर्क में डेटा कंप्यूटर होता है, सर बोलते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क। ठीक है, सर्वर वो होता है डेटा देता है, और ये तो एक नेटवर्क का टाइप है। दो तीन नेटवर्क टाइप होते हैं हमारे पास, लैन, मैन और वैन। ठीक है, जो लोकल एरिया में फैले, मतलब जैसे मैंने अपने ऑफिस में एक कंप्यूटर, दूसरे कंप्यूटर, प्रिंटर, तो तीसरे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दिया, ये लोकल एरिया में मैंने एक नेटवर्क बना दिया, इसका नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क को बढ़ा दिया, यानी इस नेटवर्क को कनेक्ट कर दिया मैंने अपने पास की एक कोई बिल्डिंग है उससे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, उसमें रखे कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया इसका स्केल, तो इसे हम क्या बोलते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इसको याद रख सकते हैं अपने ऑफिस से या बिल्डिंग से, इसे याद रख सकते हैं अपने सिटी से। और अगला सबसे बड़ा जो होता है वो कौन सा होता है? वैन, जो पूरे वर्ल्ड में फैला है। इसका एग्जांपल कौन है? इंटरनेट। इंटरनेट में क्या है? ये कंप्यूटर जैसे मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ कंप्यूटर, तो ये आपके कंप्यूटर से कनेक्ट हो गया। रीज़न, क्योंकि मैंने ये यूट्यूब पे अपलोड किया और यूट्यूब ने आपके कंप्यूटर से कनेक्ट किया, तो वर्ल्ड वाइड फैला हुआ नेटवर्क है, इसे हम बोलते हैं वैन। यहाँ पे क्लाइंट कंप्यूटर कौन सा होता है? जो जानकारी लेता है, जैसे कि मेरा ये लैपटॉप है या आपका जो मोबाइल है वो क्लाइंट कंप्यूटर ही है। और यूट्यूब, फेसबुक या आपका 10th का रिजल्ट जो आता है या 12th का रिजल्ट जो आता है, तो जो वेबसाइट पर रखा जाता है वो एक सर्वर कंप्यूटर होता है, जहाँ से जानकारी हमें मिलती है। होते दोनों ही कंप्यूटर है, बस ऐसा कंप्यूटर जो जानकारी दे, ऐसा कंप्यूटर जानकारी दे उसे सर्वर बोलते हैं, ऐसा कंप्यूटर जानकारी ले उसे हम क्या बोलते हैं? क्लाइंट कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, आइडेंटिफाई वेदर वी गिवन स्टेटमेंट रिलेटेड टू एमएस वर्ड 19 आर ट्रू और फॉल्स। यानी इसमें से दो स्टेटमेंट दिए गए, हमें बताना है कौन सा गलत है कौन सा सही है। ये ड्रॉप कैप एक स्मॉल कैपिटल लेटर, यानी कि ड्रॉप कैप क्या होता है? एक स्मॉल कैपिटल लेटर होता है। ठीक है, स्मॉल मतलब छोटा, और कैपिटल लेटर, अब यहाँ पे ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि कैपिटल लेटर होता है लेकिन स्मॉल होता है, मतलब छोटा होता है ऐसे, और फिर लिखा होता है ऐसे। ठीक है, एज ए डेकोरेटिव एलिमेंट, मतलब सजावटी एलिमेंट होता है। डेकोरेटिव एलिमेंट एट द बिगनिंग ऑफ ए पैराग्राफ, पैराग्राफ के स्टार्टिंग में होता है, और ए सेक्शन इट इज हाई यूजली टू और मोर लाइन, जिसका साइज दो या उससे ज़्यादा लाइन्स में होता है। तो यहाँ पे इधर की बात तो सही है, लेकिन ये वाली बात गलत है, स्मॉल नहीं होता। जब हम लिखते हैं ना तो ये कुछ ऐसा होता है बड़ा, और फिर उसके बाद लिखा होता है। पहला लेटर इसका कैपिटल भी होता है और बड़ा भी होता है, कैपिटल तो है लेकिन बड़ा नहीं है, यहाँ पे स्मॉल लिखा है। तो ये क्या? फॉल्स है पहला स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? द स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर्स आइडेंटिफाइज अपेरेंट्स मिस स्पेलिंग। तो गलत स्पेलिंग को सही करता है, ग्रामर को, एरर को डिफाइन करता है। कौन करता है? स्पेलिंग ग्रामर चेक करता है। तो ये बिल्कुल सही है, तो इसका है ट्रू। अगर इसको हम प्रैक्टिकली अमेज़न में देखें तो कुछ ऐसा दिखाई देता है, अगर आपको कन्फ्यूज़न है, देख लेते हैं, क्योंकि हर बार इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं।
वो कुकिंग करते थे या काट वो एक बुक अभी मैंने कोई पैराग्राफ टाइप किया, अब इसमें तो कुछ भी गलत नहीं है, हमने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स गलत कर दिए, जैसे मैंने यहाँ पे ए हटा दिए, यहाँ पे ए हटा दिए। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से रेड लाइन्स आने लगे, तो ये किसको बता रहा है? स्पेलिंग ग्रामर को, कि मेरी ग्रामर गलत है, स्पेलिंग गलत है। जब स्पेलिंग गलत होती है तो यहाँ पे कौन सा निशान आता है? देखिए जब स्पेलिंग गलत होती है तो हमें देखने को मिलती है कौन सी लाइन? हमें देखने को मिलती है यहाँ पे कौन सी लाइन? रेड लाइन। और जब यहाँ पे ग्रामर की मिस्टेक होती है तब कौन सी लाइन आती है? ग्रीन लाइन। अभी ग्रीन लाइन नहीं आ रही, ग्रामर की कोई मिस्टेक नहीं। ग्रामर मिस्टेक कब होती है? ऐसे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, स्पेस ज़्यादा दे दिया, पहला लेटर कैपिटल नहीं रखा, इस एम आर का सही से यूज़ नहीं किया, तब ग्रामर की मिस्टेक आती है। तो हमें कौन सी लाइन मिलेगी? ग्रीन। याद रखें। और नए नए वर्जन्स में इसको ग्रीन को ब्लू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे इसका रेड लाइन आ रही है, सही कैसे करेंगे? व्यू में जाएंगे, सॉरी रिव्यू में जाएंगे, और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा हमें कौन सा? स्पेलिंग ग्रामर चेक का। ये इस पर हम क्लिक करेंगे, बता रहा है देखिए ये स्पेलिंग गलत है, ये सही स्पेलिंग होती है। हम इस पर क्लिक करेंगे, ये ऐड कर देंगे। ये बोल रहा है ईच गलत लिखा है, ऐसे लिखते हैं, या फिर ईट होता है या फिर एयर होता है। हमें पता है ईच है तो सही करेंगे। कीवर्ड गलत लिखा है, बोल रहा है ऐसे लिखते हैं, सही करेंगे। अब इसमें कोई भी स्पेलिंग ग्रामर नहीं। शॉर्टकट क्या है स्पेलिंग ग्रामर का? F7 कीवर्ड होगा, आपको F7 की को प्रेस करना है, आप स्पेलिंग ग्रामर को इजीली चेक कर पाएंगे। ड्रॉप कैप क्या होता है? देखिए मैंने यहाँ पे कर्सर को रखा, होम पे गए, सॉरी यहाँ पे गए हम लेआउट्स में, और यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा ड्रॉप कैप। एक बार देखते हैं स्टाइल्स में, ये वर्जन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। मेरे पास 2019 का वर्जन है, ठीक है। होम इंसर्ट में ड्रॉप कैप, यहाँ पे मैंने क्लिक किया ड्रॉप, देखिए पहला लेटर इस तरह से बड़ा हो जाता है। और कितनी लाइन तक बड़ा होता है? बाय डिफॉल्ट 3 लाइन होता है। बाकी हम चाहें जितना कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट कितना होता है? 3। कहानियों में मैगजीन्स में आपने देखा होगा, इसे हम ड्रॉप कैप करना बोलते हैं। ड्रॉप कैप एक तो मार्जिन के बाहर होता है, यानी मार्जिन में होता है, और एक मार्जिन के अंदर होता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप वो कैसे करना है। मार्जिन करेंगे तो ये बाहर होगा इस तरीके से, ड्रॉप करेंगे तो डॉक्यूमेंट से पैराग्राफ के अंदर होगा, और नन पे क्लिक करना नॉर्मल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ प्रिंट रेजोल्यूशन? तो रेजोल्यूशन क्या होता है? एक तरह से क्वालिटी को नापते हैं, उसको हम किस में नापते हैं? डॉट पर इंच में। कोई भी जब इमेज बनती है ना, कोई भी फोटो अगर हम बनते हैं तो पिक्सल्स के रूप में बनती है, ऐसे बहुत बारीक बारीक छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं, और कोई भी आकृति इन पिक्सल से मिलकर बनती है। तो हर एक पिक्सल का एक दूसरे से गैप कितना है, इसे हम मानते हैं डॉट पर इंच में। और इसकी जो प्रिंटिंग को भी नापते हैं, क्वालिटी को, वो भी हम किस में नापते हैं? DPI, डॉट्स पर इंच में। कितने इंच पे वो ड्रॉप प्रिंट कर रहा है, इससे हम क्वालिटी को मेजर कर पाते हैं। तो प्रिंट रेजोल्यूशन का माना क्या है? तो प्रिंटिंग में हम किसको नापते हैं? DPI, डॉट पर इंच को। जब भी आया ऐसा क्वेश्चन तो यहाँ रखें डॉट पर इंच, DPI। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2019 में निम्नलिखित किस टैब में थीम विकल्प उपलब्ध है? तो थीम हमें ऑप्शन कहाँ देखने को मिलता है? डिज़ाइन सेक्शन में, ठीक है, डिज़ाइन में। लेकिन अलग अलग वर्जन से आपको अलग अलग भी देखने को मिल सकता है। देखते हैं, डिज़ाइन में हम जाएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं थीम आ रहा है। मेरे पास 2019 का वर्जन है, लेकिन आप अगर दूसरे वर्जन में जाएंगे तो आपको वहाँ पे इंसर्ट ऑप्शंस में, पेज लेआउट ऑप्शंस में, तो ज़्यादातर केस में पेज लेआउट ऑप्शन में आपको थीम ऑप्शन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में तो देखो पेज लेआउट है भी नहीं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डिज़ाइन। तो थीम ऑप्शन क्या करता है? आपको पूरी पूरी थीम बदल देता है, मतलब कलर, फॉन्ट और राइटिंग, तीनों चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है इस तरह से, स्टाइल से। यानी अगर आपने इसको पहले से कोई कलरफुल कर रखा है तो उसकी थीम हम बदल सकते हैं, ऑलरेडी बनी बनाई थीम्स ही होती हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में किस MS वर्ड में सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाले कई टेबल लेआउट के आसान फॉर्म प्रदान करने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक गैलरी के पूर्व निर्मित तालिका सहेज दी गई थी? यानी कि पहले से बनी टेबल्स हमें देखने को मिलते हैं कहाँ पे? कुछ टेबल पे। रॉ टेबल में हम क्या करते हैं? खुद पेंसिल से टेबल बनाते हैं, और इंसर्ट से हम बनी बनाई टेबल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम जाएंगे MS वर्ड में, सॉरी इंसर्ट में जाएंगे, और इंसर्ट में जाने के बाद आपको ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे टेबल का, ठीक है। और टेबल्स में जाने के बाद यहाँ से हम ऐसे बनाते हैं टेबल। इंसर्ट से हम क्या कर सकते हैं? बताते हैं कि हमें कितने नंबर ऑफ कॉलम चाहिए, कितने नंबर ऑफ रो चाहिए, तो उतने बार उतने की टेबल बन जाती है। इसी में अगर हम और आगे बढ़े तो इंसर्ट में हम जाएंगे, टेबल्स में तो ऑप्शन मिलता है क्विक टेबल। तो क्विक टेबल क्या करता है? बनी बनाई तुरंत एक टेबल दे देता है। देखिए इस तरह से ऑलरेडी टेम्पलेट्स बने हुए हैं, हमें ना इसे कलर करना है, ना कोई डिज़ाइनिंग करनी है, ऑटोमेटिक हमारे सामने एक टेबल आ जाएगी। यदि आप सिंपल एक टेबल बनी बनाई लेना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, तो सिंगल आइटम के लिए हम यहाँ पे इस तरह की लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। ये ऑलरेडी फॉर्मेटेड है, तो क्विक टेबल का काम यही होता है। तो पहले से बनी टेबल को यूज़ करते हैं क्विक टेबल से। ड्रॉ टेबल में क्या करते हैं? ये ऑप्शन जाएंगे इंसर्ट में, और यहाँ पे हम यूज़ करें टेबल और ड्रॉ टेबल।
इस पे क्लिक करने के बाद हमारे हाथ में पेंसिल आ जाती है, फिर हम इससे अपने हिसाब से जैसे चाहे वैसे टेबल बना सकते हैं इस तरीके से। जैसे हम डिफाइन करते हैं कि हमें रो कॉलम को कितना बड़ा रखना है, इस तरीके जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं अपने हाथ में। और गलत होने पे ऑप्शंस कहाँ मिलते हैं हमें, टेबल डिजाइन, सॉरी टेबल लेआउट्स में, और यहाँ पे हमें इरेजर का यूज़ करना होता है, इससे मिटाने के लिए गलत होता है। यानी ऑप्शंस कई सारे हैं, हम टेबल जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। अगला हमारे पास GIF इमेज फाइल आर कॉमनली यूज ऑन द वेब टू डिस्प्ले। यानी GIF फाइल किस लिए यूज़ की जाती है, तो GIF फाइलों को अपने आमतौर पर वेब पर प्रेजेंट करने के लिए आते हैं क्या, ग्राफिक्स और लोगो। ठीक है, ग्राफिक्स और लोगो को अगर हम प्रेजेंट करना है तो हम किस में प्रेजेंट करते हैं, GIF। ये एक तरह की एनिमेटेड फाइल भी होती है कुछ, जिसमें क्या होता है कुछ एनिमेशन चल रहा होता है। और GIF की जगह मैं आपको बता दूं अब आजकल किसका यूज़ किया जाता है, PNG का। PNG फाइल वो होते हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, ठीक है, विदाउट बैकग्राउंड होती है। तो ज़्यादातर लोगो जो बनते हैं वो सभी किस में बनाए जाते हैं, PNG में। देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा गया है, फाइल फॉर्मेट इज रिप्लेसमेंट ऑफ GIF फॉर्मेट। GIF के अब क्या यूज़ किया जाता है, PNG। PNG में क्या होता है, विदाउट बैकग्राउंड इमेजेस होती हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सार्वजनिक कुंजी क्रिप्टोग्राफी में प्राप्तकर्ता की सार्वजनिक और निजी कुंजियां होती हैं। इन पब्लिक क्रिप्टोग्राफी आर रिसिप्ट पब्लिक एंड प्राइवेट कीज आर सिमिलर, डिफरेंट, सम टाइम सिमिलर, ऑलवेज सिमिलर। सबसे पहले आपको क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा लग सकता है, पूछ कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे पब्लिक जो की होती है क्रिप्टोग्राफी में, प्राप्तकर्ता की सार्वजनिक और निजी कुंजियां कैसी होती है, तो वो भिन्न होती है, अलग होती है। अब सबसे पहले पता तो क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। देखिए क्रिप्टोग्राफी इंस्क्रिप्शन का एक हिस्सा है, एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन। एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन क्या होता है, जब कोई सूचना किसी एक जगह दूसरी जगह जाती है तो उसे एंड टू एंड इंस्क्रिप्टेड करके भेजा जाता है। आपके व्हाट्सएप पे भी एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन होता है। एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन मतलब ये होता है, जैसे कि नॉर्मल हम SMS भेजते हैं किसी को, ठीक है, उसमें एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन नहीं होता। मतलब अगर आप यहाँ से लिखेंगे 1 2 3, तो यहाँ से निकलेगा 1 2 3, रास्ते में होगा 1 2 3, और यूजर को पहुंचेगा 1 2 3। अब इस बीच में एक दिक्कत है, बीच में कोई भी व्यक्ति इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकता है, ठीक है। अब ऐसा ना हो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन। एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन में क्या होता है, ये एक डिवाइस है, एक कंप्यूटर मान लो, इससे एक इन्फॉर्मेशन निकली 1 2 3, तो वो क्या करेगा, इसे इनकोड कर देगा। इनकोड कर देगा मतलब 1 2 3 को रिप्लेस कर देगा 2 3 4 में, इस तरीके से। यानी कि 1 2 3 है लेकिन इसमें +1 की को जोड़ दिया। अब इस +1 की को जोड़ने से क्या हुआ, इसकी जो डेटा है वो बदल गया। रास्ते में अब ये 2 3 4 है, और जब ये रिसीवर साइड पहुंचेगा तब यहाँ पे एक और की मदद से, वो -1 की मदद से इसको वापस से डिकोड करके 1 2 3 में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। यहाँ से निकला 1 2 3, यहाँ पहुंचा 1 2 3, रास्ते में क्या था 2 3 4। अब अगर किसी ने डेटा को एक्सेस करने की कोशिश की, उसे क्या मिलेगा 2 3 4, और उसे इसकी की पता नहीं है, तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन अनयूज्ड है। समझ में आया आपको, सूचना को हम क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। अगर ऐसा समझ में ना आया तो सिंपल एग्जांपल है, आप एक दुकान पे गए गुलाब जामुन लेने के लिए, ठीक है, आपने उससे बोला गुलाब जामुन दे दो, तो वो आपके हाथ में नहीं रख देगा। वो क्या करेगा, आपको एक एल्यूमिनियम की फॉइल में उसको पैक करके दे देगा। मान लो आपने एक ही लिया है, तो एल्यूमिनियम की फॉइल में पैक कर दिया, तो आपने लिया क्या है, एक गुलाब जामुन, लेकिन आपके हाथ में क्या है, कुछ और ही है, उसका रूप बदल गया। अब आप रास्ते में जब है ना तब वो ऐसा ही है, लेकिन जब आप घर पे आए तो आपने उसको वापस से क्या किया, उसको हटाया और वापस से आपके हाथ में गुलाब जामुन। तो इधर भी गुलाब जामुन, इधर भी गुलाब जामुन, रास्ते में कुछ और ही था। इससे क्यों किया, इससे सिक्योर हो गया हो। अब किसी को पता नहीं उसके अंदर क्या है, तो कोई आपसे चुराएगा नहीं इसे। और अगर चुराएगा, चूंकि उसे पता नहीं है, तो वो दवा भी देगा तो खराब हो जाएगा सारा सामान। तो सार्वजनिक कुंजी क्रिप्टोग्राफी में प्राप्तकर्ता जो रिसीवर है और उसकी सार्वजनिक कुंजी जो होती है वो कैसी होती है, भिन्न भिन्न होते हैं। क्रिप्टोग्राफी समझ गए ना, एंड टू एंड स्क्रिप्शन इसका यूज किया था। हमारा व्हाट्सअप जो है और आजकल इतनी मैसेजिंग ऐप आ रहा है, सब एंड टू एंड स्क्रिप्टेड ही होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये इतने क्वेश्चन समझ में आएंगे। आने वाली वीडियो में और भी क्वेश्चन भी बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।